Hello students, welcome to Golden Valley School. I am Shruti Kashyap. Today I am going to start the French Revolution, chapter 1 of standard 9th history. I explain it all according to your NCERT book in Hindi language because I think that in Hindi you all understand this very well. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस सिटी बहुत ही सचेत हो चुका था। वहाँ का राजा अपने ट्रुप्स में सैनिक अपने सैनिक को ऑर्डर दिया कि तुम पेरिस सिटी में जाओ। और वहाँ के पेरिस के सिटीज़न में यह अफवाह फैल गया कि राजा ने अपने ट्रुप्स को ऑर्डर दिया है कि पेरिस के सारे सिटीजन्स को मार दे। ये रूमर फैलने के बाद कुछ 7,000 मेन और वुमेन टाउन हॉल के सामने खड़े हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, मतलब हम लोग खुद ही में एक मिलिट्री बनाएंगे जो राजा के ट्रुप से लड़े। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। वो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाकर हथियारों को ढूंढने लगते हैं। Finally, a group of 700 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find boarded ammunition. कुछ 100 लोग मिलकर पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं और एक बेस्टाइल नाम का फोर्ट था जहाँ पर वो हथियार ढूंढने के लिए जाते हैं और बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। उस बेस्टाइल में एक जेल होता है, उस जेल के कमांडर को वो सिटीज़न ग्रुप मार देता है और उस जेल में जो कैदी होता है उसे रिलीज़ कर देता है। आपको लग रहा होगा बहुत सारा कैदी होगा और वो कैदी सिटीजन्स का कोई फैमिली होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैदी बस साथ था और वो कोई परिवार वाला नहीं था, बस ऐसे ही रिलीज़ कर दिया था उसको। Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Bastille को सभी लोग मिलकर उसे तोड़ फोड़ रहे थे क्योंकि वो किंग का प्रॉपर्टी था। किंग पे तो डायरेक्ट सिटीज़न मिलकर मार नहीं सकता था किंग को, इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा वो बेस्टाइल फोर्ट पर निकाल रहा था। उस बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ने के बाद उससे हथियार ले रहा था और उस फोर्ट को तोड़कर उसका जो प्रीसियस स्टोन था, ब्रिक्स था, उसे मार्केट में बेच दे रहा था। अब वो मार्केट में क्यों बेच रहा था? वो उस ब्रिक्स से घर बनाता? बिल्कुल नहीं, वो इसलिए बेच रहा था क्योंकि वो चाहता था कि ये दिन सभी को याद रहे। हाउ एंड वाई दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा था? पेरिस के सिटीज़न को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ के फ्रांस के किंग सिटीज़न को मारने के लिए सैनिक भेजेगा? आखिरकार ऐसा फ्रांस में क्या हुआ था कि उनमें ऐसा र्यूमर फैला? तो ये था ट्रेलर। मूवी देखने के लिए हम आगे चलते हैं। टॉपिक 1, French society during the late 18th century. 18th century means year of 1701 to 1799. 1774 में लुईस 16 को फ्रांस का राजा बनाया गया था। उस वक्त लुईस 16 सिर्फ 20 ईयर के थे। लुईस 16 बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुआ था। लुईस 16 जब फ्रांस के किंग बने तो उन्होंने देखा कि वहाँ का राजकोष का जो भी ट्रेजरी था वो खाली हो चुका था। अब फ्रांस का ट्रेजरी खाली कैसे हुआ, इसका कुछ कारण है जो हम आपको आगे बता रहे हैं। फर्स्ट, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर विद ब्रिटेन। फ्रांस का ब्रिटेन से बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था क्योंकि ब्रिटेन जो है अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लिया था फ्रांस पे, इसके कारण जिसमें फ्रांस का बहुत ही खर्च हुआ। कोस्ट ऑफ टेनिंग पैलेस ऑफ वर्सैली, अब जिसमें राजा अपना रहता था उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही बजट का ज़रूरत था। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट पर खर्च होता है करोड़ों का उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए, उसी तरह वर्सैली एक पैलेस था जिसको मेंटेन करने के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा खर्च किया जाता था। इससे भी फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स ख़त्म हुआ। डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लिवर ऑन फ्रांस, फ्रांस पर 2 बिलियन लिवर का डेप्ट था, मीन्स उधार था। ये 2 बिलियन लिवर
फ्रांस पे इसलिए उधार था क्योंकि फ्रांस अमेरिका को इंडिपेंडेंट करने के लिए अमेरिका पे बहुत खर्च किया था, जैसे बहुत सारा वेपन्स वगैरह दिया था, जिससे अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटेन से। फिफ्थ पॉइंट है, चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको हम बता दें, लीवर एक यूनिट है करेंसी का, जैसे इंडिया का करेंसी यूनिट रुपीज़ है, उसी तरह चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो फ्रांस लोन लिए हुए था उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी कोर्ट एक्सेट्रा, और इस पर भी खर्च हो रहा था। जो भी फ्रांस के किंग के अंडर में जो भी वर्क कर रहा था, जैसे आर्मी कोर्ट ऑफिसेज, ये सब पे खर्च हो रहा, क्योंकि कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज़, आर्मी, इन लोगों को भी मेंटेन करने पे खर्च हो रहा था। अब इस खर्च को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए किंग थर्ड स्टेट से टैक्स वसूलता था। अब ये थर्ड स्टेट कौन था? थर्ड स्टेट में पेजेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स, सर्वेंट, ये सब बिलोंग रहता था। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, ये सब थर्ड स्टेट में से बिलोंग करता था। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी और फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी। क्लर्जी कहते हैं जो जिसके ऊपर चर्च का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स राजा और उसका सारा फैमिली, जितना भी फैमिली है वो। आपके थर्ड स्टेट में टोटल 90% पॉपुलेशन था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन था थर्ड स्टेट के मुताबिक। सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड बाय द कल्टिवेटेड। कुछ ही ज़मीन थे, मतलब कुछ ही थर्ड स्टेट लोगों के पास ज़मीन था, और सभी क्लर्जी और नोबिलिटी के अंडर में वर्क करता था। थर्ड स्टेट को ऐसा लगता था कि उनका जन्म ही हुआ है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों का सेवा करने के लिए। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में बर्थ से ही उन लोगों को सारा ताज मिल जाता था कि वो थर्ड स्टेट के ऊपर रूल कर सके और उनको अपना सर्वेंट बना सके। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट सारा प्रिविलेज एंजॉय करते थे। उनके अंडर में थर्ड स्टेट को काम करना पड़ता था, सर्वेंट की तरह, वर्कर की तरह उनके लैंड पर, और ऊपर से टैक्स भी उन्हीं लोग को थर्ड स्टेट को ही देना पड़ रहा था। दो तरह से टैक्स लिया जाता था, एक टेथ और एक टैल। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टेथ था वो चर्च लेता था टैक्स पेजेंट्स, वर्कर्स से, थर्ड स्टेट से मतलब, और टैल डायरेक्ट टैक्स था जो कि नोबिलिटी सेकेंड स्टेट लेता था। इनडायरेक्ट टैक्स भी अलग से लगता था, जैसे साल्ट पर, टोबैको पे, जो भी वो एवरीडे कंज्यूम कर रहे हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स वो भी देना पड़ रहा था। The burden of financial activity of the state through taxes were borne by the third state alone. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन था, जबकि 1789 में पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो गया। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी बढ़ेगा फूड ग्रेन्स का। तो फूड ग्रेन्स का डिमांड तो बढ़ रहा था, लेकिन ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा था। इसीलिए प्रोडक्शन कम होने के कारण ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया गया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट था सभी के लिए, जैसे और खासकर थर्ड स्टेट के लिए। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। सारे वर्कर्स और लेबरर्स जो कि ऑनर के अंडर में काम कर रहे थे, उनका वेज रेट फिक्स था और बहुत ही कम था, और इसी के कारण पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि सारा स्ट्रगल पुअर को ही करना पड़ रहा था जो कि थर्ड स्टेट था, और सारा एंजॉय फर्स्ट और सेकंड स्टेट कर रहा था। ऊपर से उन लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था। चीज़ें दिन प्रतिदिन और भी बदतर होते जा रही थी, क्योंकि हार्वेस्ट अच्छे से हो नहीं रहा था, जो कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम दिया गया, जिसको समथिंग दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। ओके, मीन्स जैसे फार्मर्स हार्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन बैड हार्वेस्ट हो रहा था। बैड हार्वेस्ट होने के कारण ग्रेन में स्कार्सिटी बढ़ा। स्कार्सिटी बढ़ने के कारण फूड प्राइस राइज हुआ,
जब फूड प्राइस राइज होगा तो पुअर तो ब्रेड खरीद नहीं पाएंगे, और ब्रेड जब खरीदेंगे नहीं तो दो चीज़ होगा, बॉडी वीक हो जाएगा और फूड में कमी आ जाएगा। फूड नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे क्या? जब बिना खाए रहेंगे तो डेथ होगा, डेथ इंक्रीज़ हो गया फ्रांस में, और डिजीज़ फैलना शुरू हो गया कमज़ोर शरीर के कारण, और इसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, 1.3 है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एम्फेसिस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। मीन्स मिडिल क्लास कैसे आया सामने, और प्रिविलेजेस जो भी फर्स्ट सेकेंड स्टेज एंजॉय कर रहे थे वो ख़त्म कैसे हुआ। In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing tax and food scarcity. हम पहले देखें कि जो भी पेजेंट्स था, फार्मर्स था, वो एक रिवॉल्ट किया था, टैक्स जो भी बढ़ा दिया गया था और फूड स्कार्सिटी के ख़िलाफ़। लेकिन इसी गरीब जो थर्ड स्टेट है इसमें बहुत सारे प्रॉस्परस लोग भी थे, मतलब पढ़े लिखे लोग, जो कि जिनके पास पैसा आना शुरू हुआ और ये अपने बच्चे को पढ़ाने लगे और न्यू आइडिया उनके माइंड में आने लगा। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा था? क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे आउटसाइड द कंट्री। 18th सेंचुरी में कुछ सोशल ग्रुप था मिडिल क्लास का, जो कि पैसा अर्न करने लगा ओवरसी ट्रेड करके, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, और मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर करता था और रिच फैमिली में बेच देता था। उलेन और सिल्क टेक्सटाइल में का भी एक्सपोर्ट करने लगा, खरीदने बेचने लगा, जिससे थर्ड स्टेट में भी एडुकेटेड लोग का बढ़ोतरी होना शुरू हुआ, और थर्ड स्टेट जो कि एक गरीब स्टेट था वो आगे चलकर मिडिल क्लास बना। ये एडुकेटेड हो चुके थे तो इन्हें लगता था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक है और सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सभी को टैक्स पे करना ही चाहिए जो भी सोसाइटी में है। अब ये सारा आइडिया उनके माइंड में आ कहाँ से रहा था? ये सारा आइडिया फ़िलासफ़र दे रहे थे, जैसे कुछ फ़िलासफ़र थे जैसे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने बताया कि सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, या फिर वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड स्टेट के हो। जीन जैक रूसो ने बताया कि एक गवर्नमेंट होना चाहिए जिसके पास सारा पावर हो और वो सभी को रिप्रेजेंट करे। और मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ एक बुक लिखे थे, उन्होंने उसमें बताया कि पावर 3 में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसे। और यही जो रूल था मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉ में, जो भी बताया मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक में, यही सिस्टम अभी सारे जगह फॉलो हो रहा है, यूएसए हो या इंडिया हो, हर जगह। और ये सब डिस्कस करने के लिए थर्ड स्टेट के लोग जब कॉफ़ी हाउस जाते थे या फिर सैलून जाते थे और न्यूज़पेपर वगैरह में भी देता था, तभी इन सब चीज़ों से थर्ड स्टेट को जानकारी मिला, और वो थर्ड स्टेट जो कि गरीब था वो मिडिल एज क्लास में चेंज हो गया। और यहीं पे आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जो हम सेकंड वीडियो में बताएंगे। I hope that you all understand this topic very well. If you have any doubt, then ask me on WhatsApp. Thank you.